जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के इस इवनिंग लाइव में, आपके अपने द स्मिथ शो में। और हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज और आपका शुभारंभ करेंगे। जो मित्रों, हमारे पास टॉपिक है वो है 4 यूएस सीक्रेट ऑपरेशंस इन इंडियन ओशन। इस पे बात करने वाले हैं। ट्रम्प का मनी ट्रेल, फिर है चाइना फिलीपींस में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, और सीरिया में एक यूएस का जॉइंट पेट्रोल हिट हुआ है ऐसे कहते हैं। पर बीच के की क्या कहानी है, क्या सत्य है, उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा निवेदन आपसे होगा कि लाइक इस वीडियो को अभी कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबा के रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, बहुत जरूरी है। और आपका और हमारा साथ बना रहेगा। दूसरा है हमारा भारत विचार है भाई, सुमित पीर भारत विचार प्लस भाई सुमित पीर, या जो हमारा सुमित पीर अनफिल्टर्ड है, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। हमारे बैकअप चैनल्स हैं ताकि हमारा आपसे संपर्क बना रहे और हम आपसे मिलते रहे। इन सबको जरूर, जो सबको आप सब्सक्राइब करिए, फिर जिस मर्जी से देखिए। थैंक यू। उसके बाद देश और धर्म का विचार है भारत विचार। चाहे तो आप इस मिशन में जुड़ सकते हैं। हमें हर घर, हर दिल, हर सनातनी तक पहुंचना। पेटीएम, क्यूआर कोड और पेपाल की डिटेल्स आपके सामने है। अगर आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नमस्कार। चलिए जी, बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ज्वलंत विषय है जिसकी आज हमें तार मिले हैं। और मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं कि भारत के रिलेशन जो है अमेरिका के साथ, दे आर बियॉन्ड डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े नहीं है, उसके आगे भी है। और ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप चीजें डिक्टेट कर रहा, भारत वो करता जो भारत के हित में है और जो भारत के लोग के इंटरेस्ट में। अगर हम आज इसकी बात करें, देखिए आज क्या है। एक बात हो रही है कि एक सीक्रेट ऑपरेशन हुआ यूएस का इन इंडियन ओशन। और अगर इंडियन ओशन में कोई बड़ा ऑपरेशन हो और भारत को पता ना हो, यह संभव है। ये हमारा बैकयार्ड है, हमें सब पता होता है। एक खबर आती है कि भाई एक महीने पहले करीब करीब एक ऑपरेशन हुआ था इंडियन ओशन में। एक शिप चली थी चाइना से, और इसको जाना था ईरान। और इस शिप को श्रीलंका के कोस्ट से कुछ 100 किलोमीटर दूर या कुछ दूर, बिल्कुल मिड ऑफ इंडियन ओशन में, अमेरिकन मैरीन्स आते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, शिप पे कब्जा कर लेते हैं। शिप पे कब्जा कर लेते हैं, पूरे कार्गो को छानते हैं, और कार्गो में से उन्हें कुछ ऐसा कार्गो ढूंढ रहे हैं जिसको उन्होंने पकड़ा और जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो शिप छोड़ के चले गए, शिप को आगे जाने दिया। ये हुआ है कुछ टाइम पहले, और इसको एक क्लासिफाइड ऑपरेशन की तरह संरक्षित किया गया था, और इसको इसके बारे में बताया नहीं गया था। आज अमेरिका कुछ कुछ इंटरनेशनल मीडिया में, कुछ कुछ मीडिया आउटलेट्स में इसको सिलेक्टिवली लीक करती है और बोलती जी हमने ये ऑपरेशन किया है। और इसके मायने क्या है? मैं मानता हूं ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल और जियो मिलिट्री में अगर डेवलपमेंट कहेंगे तो ये ऑपरेशन है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स और जियो मिलिट्री पैराडाइम्स को कंप्लीटली चेंज करता है। अगर आप चलिए तथ्यों में जाते हैं, लेट्स गो इनटू डिटेल्स। तथ्य क्या, डिटेल्स क्या? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारी बात हुई थी कि वेनेजुएला के किनारे पे एक टैंकर पकड़ा गया, सुपर टैंकर। और अमेरिका ने कह दी ये टैंकर हमारा, हम इसका तेल रखेंगे। और मैंने आपको कहा था, जब मैंने इसका एनालिसिस किया था, जब मैंने इसको डिकोड किया था, मैंने कहा था मोस्ट प्रोबेबली ये टैंकर ईरान का है, राइट? तो अमेरिका ने 48 घंटे पहले अपना एक माचोइज्म दिखाया कि अब अमेरिका जाके एक टैंकर पे उतरेगी, उस पर कब्जा करेगी, और जब वो हमने टैंकर कब्जा कर लिया और वो टैंकर हमने रख लिया, और ये जी चीज अब हमारी होगी। मतलब, और मेरा जो अनुमान था, जो एनालिसिस था, ये टैंकर ईरान का है, क्योंकि इतने बड़े टैंकरों के बारे में क्या होता क्या नहीं होता उस पर हमारी बात हो गई थी। तो ये एक अमेरिका ने एक डेयरिंग ऑपरेशन करके बता दिया कि अमेरिका जाके कहीं भी ऑपरेशन करेगा, कहीं भी कुछ कर सकता है। उसके 48 घंटे बाद ये इसकी डिटेल लीक होती है। यानी कि आपने इंडियन ओशन में आके एक ऑपरेशन किया। देखिए, इंडियन ओशन में जहां ये शिप थी, ये इंटरनेशनल वाटर्स है। टेक्निकली स्पीकिंग ये इलीगल है, आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल वाटर्स पे। और अगर आपने ऑपरेशन किया, ये टेक्निकली इलीगल ऑपरेशन। पर अमेरिका क्या कहना चाहता है? अमेरिका ये आपको कहना चाहता है कि अब मैं सैंक्शंस केवल कागज पे नहीं लगाऊंगा, अब मेरी जो सैंक्शंस होंगी वो जमीन पे उतरेंगी, और मेरी सैंक्शंस आपको, मैं सैंक्शंस को इंप्लीमेंट करने की भी शक्ति रखता हूं, चाहे वो कैरेबियंस के पास हो या चाहे वो इंडियन ओशन के पास हो। मतलब कहा कैरेबियन, वेनेजुएला, और कहा इंडियन ओशन, एक यहाँ एक यहाँ, कि कहीं भी हो मैं उन सैंक्शंस को इंप्लीमेंट करने की क्षमता रखता हूं। ये एक नया मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, एक नई मिलिट्री वो है, जहां आप वॉर्स को तो इनफैक्ट काइंड ऑफ अवॉइड करते हो, पर छोटी छोटी कन्फ्रंट्रेशंस के माध्यम से
काफी अपने अचीवमेंट्स को कंट्रोल करने का प्रयास करते हुए, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरी बात है कि भाई जब ये ऑपरेशन हुआ तो शिप कहां से चली थी? शिप थी मालिक, शिप की कंपनी कौन सी थी, शिप का ओनर कौन था, तो क्लियर नहीं है, पर शिप चाइना से चली थी और जा रही थी ईरान। और चाइना से जब ईरान जा रही थी, इसमें मोस्टली ईरान की मिलिट्री का सामान था। जो मैं आपको शुरू से कह रहा था कि ईरान में जो भी सामान आता है वो मेड इन चाइना है, वो चाइना देता है। और मैं आपको तब तक कह रहा था जब तक दुनिया में चाइना नाम की चिड़िया है, दुनिया कभी शांति में नहीं बैठ सकती, दुनिया कैन नेवर बी पीसफुल। ये ईरान से जो सामान जाता था, चाइना जाता था, चाइना जा रहा था, और इसमें कन्वेंशनल मिलिट्री और कन्वेंशनल बॉम्ब मेकिंग या उसका सामान तो था ही था। और मेरा जो अनुमान है, जो मेरा एनालिसिस है, कुछ डुअल यूज सामान भी था, क्योंकि काफी से डुअल यूज सामान जो है चाइना से जाता है आपका, सॉरी ईरान से, चाइना से जाता है आपका ईरान, क्योंकि ये सामान जो होता है डुअल यूज, ये आपको न्यूक्लियर चीजें बनाने में भी लगता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में भी काम आता है। तो ये सारा माल डिस्गाइज होके जाता है, अगर कोई डुअल यूज चीज है उसे कुछ उसका डिस्क्रिप्शन और रख के उसको दिया जाता है। तो ये रूट हमेशा से चलता आ रहा है, जो रूट है फ्रॉम चाइना टू व्हाट यू कॉल दिस, फ्रॉम चाइना टू ईरान, ये चलता आया है। इससे पहले इस पे मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुआ, क्योंकि यूजुअली दे टेक द रूट ऑफ हाई सीज, और हाई सीज से चलते हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स है। अगर इस पे मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ है और बहुत बड़ा इंटरवेंशन हुआ है जिसको अमेरिका ने काइंड ऑफ डिक्लासिफाई किया, तो इसका मतलब अमेरिका कहीं ना कहीं ये भी बता रहा कि ऐसे कई सारे और ऑपरेशंस भी वो कर सकता है, करे हैं, कर रहा, पर उनको डिक्लासिफाई नहीं कर रहा। यानी कि अपनी मारक क्षमता और नई मिलिट्री पॉलिसी को अमेरिका दर्शा रहा है। अब समस्या क्या, समस्या ये है, अब आप जब नहीं आपने जब ये ऑपरेशन किया तो समझिए ये इंडिया का क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र में किया आपने, और भारत, ऐसा हो नहीं सकता कि भारत को ना पता हो आपने ऑपरेशन किया, और भारत के नेवी के रीजन के बाहरी ऑपरेशन था। अभी आप मडागास्कर की बात करें, सेशल्स की बात करें, जो फर्स्ट रेस्पोंडेंट होता है किसी भी त्रासदी के लिए इंडियन ओशन में, भारत की नेवी होती है। ये तो हमारे बिल्कुल बाजू में, हम तो मान लीजिए हमारे पीछे वाले आंगन की बात है, हमारे मोहल्ले में ऑपरेशन हो और हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा एनालिसिस है, भारत को इसमें पार्टी बनाया गया था, भारत का संज्ञान लिया गया था, भारत वॉज अवेयर ऑफ दिस ऑपरेशन, क्योंकि भारत के बिना, भारत के बैकयार्ड में आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो आपने भारत को कॉन्फिडेंस में लेके ऑपरेशन किया होगा, ये जरूर पक्की बात है। अगर आपने भारत को कॉन्फिडेंस में लेके ऑपरेशन किया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक और है कि अमेरिका और भारत में एक समन्वय बैठने लगा है, क्योंकि बिना भारत की सहमति के आप ये ऑपरेशन नहीं करोगे। और जब आपने, आपके स्पेशल फोर्सेस ने शिप पे कब्जा किया, कार्गो ढूंढा, आइडेंटिफाई किया, उसको डिस्ट्रॉय किया और शिप को जाने दिया, ये कम से कम 3 से 5 घंटे का ऑपरेशन है। अगर आप लॉजिस्टिकली देखा जाए, मतलब लॉजिकली देखा जाए, लॉजिस्टिकली भी देखो, 3 से 5 घंटे का ऑपरेशन है। क्या इस 3 से 5 घंटे के ऑपरेशन में अगर शिप एसओएस कॉल देगा तो भारत इज द फर्स्ट रेस्पोंडेंट। देखो, और कोई यहाँ आएगा नहीं, ये क्षेत्र श्रीलंका की औकात के बाहर है, अमेरिका साउथ चाइना से बहुत दूर है। अगर कोई आएगा रेस्क्यू के लिए, और अगर जेन्युइन रेस्क्यू होता तो सबसे पहले भारत पहुंचता। मेरे हिसाब से भारत के लिए घंटा भर दूर कोई शिप होगा, घंटा 1.5 घंटा दूर। अगर भारत ने तब भी नहीं किया, एंड भारत अगेन कैन फ्लाई MiG-29 रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट, भारत कुछ भी फ्लाई कर सकता है, स्पीड बोट्स हैं, पर अगर भारत ने कुछ इस पे प्रतिक्रिया नहीं की तो भारत का संज्ञान लिया गया। अब जो चाइना की स्टोरी हमेशा होती है, चाइना ये कहता है जी मेरे को तो क्या पता कौन कर रहा है, ये तो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये किसी को ईरान में सामान बेच रहे होंगे। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग होती है, पर सामने 2 प्राइवेट कंपनियां रखी जाती, कई बार शेल कंपनियां भी होती। ये चीनी इतनी बदमाश है, ये हांगकांग की कंपनी यूज करते हैं, ये किसी श्रीलंका में कोई दफ्तर खोल दिया, वहां से यूज करते हैं, क्योंकि हमन टोटा भी इनके कंट्रोल में आजकल। तो मान लीजिए शेल कंपनी यूज की गई, एबीसी होल्डिंग्स, वहां सीडीएफ होल्डिंग्स है, एबीसी होल्डिंग्स सीडीएफ होल्डिंग्स को ऑर्डर दे रही है और ये माल चल रहा है। कल को अगर पकड़े गए तो ये प्लॉजिबल डिनाइल, प्लॉजिबल डिनाइल है जी, हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता, कोई प्राइवेट लोग थे आपके हमारे क्षेत्र में जो ये काम करते हैं, वी हैव नो आइडिया हु इज डूइंग दिस। इसीलिए चाइना ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकता। ईरान की वैसे ही वाट लगी, क्योंकि ईरान का पैसे भी टैंकर था, ये भी टैंकर था। तो अमेरिका कह रहा अगर तुम ये उल्टे सीधे हरामखोरी के काम करोगे तो अब मैं मिलिट्री इंटरवेंशन भी करूं। अब भारत की स्ट्रेटजी देखिए, भारत का शत्रु चाइना है, कोई डाउट नहीं है। अगर भारत कहीं ना कहीं ईरान को माल मसाला दे रहा है तो यहाँ 2 एंगल है। ये चाइना से माल आ रहा तो अमेरिका ने बोला साहब हमें ऑपरेशन करना है आपके क्षेत्र में, ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए।
और अगर ईरान माल जा रहा है तो ईरान का एक बहुत बड़ा एंगल मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ईरान को लेके भारत की प्रतिक्रिया आजकल बड़ी अजीब सी है। इतने इवेंट हुए, मोदी जी पजेस्कियन से मिले, मोदी जी ने पजेस्कियन से, मोहम्मद पजेस्कियन से हाथ नहीं मिलाया। अगराची से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा डॉक्टर जयशंकर का, यानी कि उनका जो विदेश मंत्री है, जिसको मैं बदमाश नंबर 1 बोलता हूं। तो ये सारे अगर इंटरेक्शन नहीं हुए, पजेस्कियन का भारत का विजिट भी था, वो अचानक कैंसिल कर दिया गया कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए। और मोदी जी का एक बार हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते नहीं कहना, और एक बार फोटो फ्रेम में नहीं आना, जब तो दुनिया भर के लोग कहते हैं साहब फोटो लो फोटो लो, ऐसे कई सारे सम्मेलन है, कई सारे इवेंट है जहां वो मिले, बट मोदी जी ने दूरी बना के रखी। क्यों बना के रखी? मैं आपको कह रहा हूं, दूरी बनाने का कारण ये है जो मैंने आपको कहा था। मेरे को 99.9% यकीन है जो पहलगाम में ऑपरेशन हुआ उसमें हमास हिजबुल्लाह का भी हाथ था। ये मैं आज ही नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं, हर टीवी चैनल पे कह चुका हूं और यूट्यूब चैनल पे कह चुका हूं कि उसमें हमास हिजबुल्लाह का भी हाथ था। याद कीजिए, जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हमास आया था, वो ईरान का, उनका जो हमास का हेड है वो वहां आया था, तो ईरान ने इनको एक्सेस दिया था। और जब ये पीओके में मिले थे तो मैंने कहा था भाई कोई बड़ा कांड करेंगे ये, और 1-2 महीने हुए और बड़ा कांड हुआ। मैंने कई बार इस चीज को लेके अपनी एजेंसीज को सतर्क कराने की कोशिश की कि भाई ये कुछ बड़ा कांड प्लान कर रहे हैं, और हमास स्टाइल एग्जीक्यूशन यही होता है, हमास स्टाइल अटैक यही होता है। ये मैं शुरू से कह रहा था जब पहलगाम हुआ, मैं कहा ये जिहादियों का अटैक नहीं है, ये लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद नहीं लग रहा, इसमें बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि किलिंग का स्टाइल, एम्बुश का स्टाइल ये अलग है। मैंने शुरू से कह रहा था इसमें पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडोज या हमास हिजबुल्लाह भी इन्वॉल्व हो सकता, क्योंकि इतनी ब्रूटल किलिंग्स पॉसिबली ये हमास का ट्रेडमार्क है, हिजबुल्लाह का है पर इतना नहीं है, हमास का ये ट्रेडमार्क था। तो अब इसमें ईरान का लेना देना था। और याद कीजिए जनरल द्विवेदी साहब ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था देर 5वीं-6ठी कंट्री भी है जो इन्वॉल्व है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तब मेरा गेस था ईरान और कतर होंगे कंट्री जो इन्वॉल्व थे, जिनका ये नाम नहीं लेना चाहते। दिस इज व्हाट लुक्स टू मी, ये मेरा अनुमान था, और ये अनुमान लगभग आप समझिए कहीं दिख रहा है, क्योंकि मोदी जी का उसके बाद हम रवैया देख रहे हैं चुप। और ये कार्गो कहाँ जा रहा था? कार्गो ईरान जा रहा था। कहां से जा रहा था? चाइना से जा रहा था, हमारे क्षेत्र से निकल रहा था, हमने आंख बंद कर ली। और ऐसा है नहीं शिप पे जब शिप ने एसओएस कॉल नहीं दिया, शिप ने एसओएस कॉल दिया होगा, पर रेस्पोंडेंट कौन है? हम जाएंगे नहीं रेस्पॉन्ड करने, भाई चाइना तो यहाँ आ नहीं सकता और किसी की औकात है नहीं, ईरान तो भेजेगा नहीं नेवी को यहाँ। तो ये एक बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल और जियो मिलिट्री में एक बहुत बड़ा चेंज है। मैंने कहा जो आपसे डिकोड करो, इट्स नॉट अ थिंग, यानी कि भारत और अमेरिका की एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है, जहां अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट हो, जहां अपने इंटरेस्ट हो उनको भैया देख लो, और कैसे कैसे उनकी वाट लगानी है दुश्मनों की लगा। और ये चाइना और ईरान को कहीं ना कहीं एक मैसेज है, और वो ये मैसेज आपके सऊदी तक भी जाता है, ये मैसेज आपके हर तक जाता है कि अगर इंडियन ओशन हमारा बैकयार्ड है, हमसे पूछे बिना कुछ नहीं हो सकता, और अगर हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ होगा तो भैया हमें आपका हिसाब किताब करना आता है। तो ये एक चाइना को जो थप्पड़ लगा है, वैसे चाइना इस पे पागल हुआ पड़ा, उस पर भी हम कवर करने पड़े करेंगे कि चाइना का रिटेलिएशन के बड़ा अच्छा वो है। और आई थिंक दिस इंडिया की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, और इंडिया को ये करना चाहिए, खुल के करना चाहिए, दबा के करना चाहिए, बिना किसी से डरे करना चाहिए। तो मित्रों, ये था हमारा टॉपिक नंबर 1। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। अब ट्रंप का 2 बड़े लफड़े सामने। अब भाई ट्रंप न्यूज में ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रंप के 2 बड़े लफड़े सामने आए। एक तो भाई साहब ने $2 बिलियन उठा के नेशनल सिक्योरिटी के लगा दिए इमिग्रेशन में। कहा भाई ये इमिग्रेशन में तुम लगाओ, और इससे जो लोगों को डिपोर्ट करना है, मिलिट्री के जहाज लगा दिए। अब लोग कह रहे हैं यार वो C-17 को उड़ाने का खर्चा $30,000 घंटे का है, तो वो लगा दिए। गुआंटानामो बे को यूज कर दिया। इनकी नेशनल जो होमलैंड सिक्योरिटी है, उसके फंड्स, उसके रिसोर्सेज, उसके एसेट्स, पूरी मिलिट्री को ट्रंप ने इमिग्रेशन और पुलिस के काम पे लगा दिया। और यहाँ पे अमेरिका में एक गतिरोध हो रहा कि यार अमेरिकन मिलिट्री की प्रिपेयर्डनेस और उसके बजट्स को छेड़ा गया। अब सवाल ये है कि $850 बिलियन का अमेरिका की मिलिट्री का बजट है। यार 2 बिलियन निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा वहां खंबा गिर जाएगा? पर क्या 2 बिलियन ही निकाला गया, या 2 बिलियन एक ऊपर ऊपर से दिख रहा है, एक इनिशियल नंबर है जो सामने आया है? कितना पैसा निकाला गया है, कितना पैसा यूज किया गया, कितने रिसोर्सेज यूज किए गए? मुझे नहीं लगता। अगर अमेरिका में इतना बड़ा गतिरोध हो रहा, वो कह रहे हैं कि मिलिट्री की प्रिपेयर्डनेस को आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया फॉर जस्ट रनिंग योर एजेंडा विद द आइस एंड गेट दिस इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन को लेकर आपने जो किया, वो भाई अजीब सी बात है। और यहां से आप लोगों को डिपोर्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो,
और यहाँ से आपके लोगों को भाई साहब वो मिल रहा है। यहाँ से आपके लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हो और यहाँ से आप $1-1 मिलियन में गोल्डन कार्ड बेच रहे हो। मतलब कुछ बात समझ नहीं आई, बट एनीवे ये हुआ है। और ये इतना बड़ा गतिरोध क्यों है ट्रम्प के अगेंस्ट? क्या 2 बिलियन हुए या ज्यादा बिलियन हुए? क्या 2 बिलियन इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग और द मनी इज मच मोर? ऐसे बहुत अटकलें लगा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का अनुमान है कि ये $multi-billion निकाला जा सकता है। अब ये $multi-billion तो भाई किसी के अप्रूवल से निकला है। इसका ऑडिट कहाँ होगा, ये कहाँ दिया गया, किसको दिया गया, कितने प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर यूज किए गए, ऐसा भी आरोप है। कितने लोगों को यूज किया गया, और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ जहाज खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जाएंगे इस काम के लिए। तो मतलब क्या ये इमिग्रेशन, क्या ये डिपोर्टेशन और आइस वाला एक नॉर्मल इमिग्रेशन मूव है? एक $multi-billion का ये खेल हो रहा है अमेरिका में, ये किसी को नहीं पता। एक तो यहाँ ट्रम्प फंसता नजर आ रहा है, दूसरे ट्रम्प की जब ये वहां बेचारा फंस ही रहा था, इसकी फजीयत हो ही रही थी, दूसरा मसला इसका फंसा एप्स्टीन फाइल्स को लेकर। अब 95,000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स है जो कमिटी के पास है। धीरे धीरे फोटोग्राफ्स रिलीज कर रहे हैं, और जब फोटोग्राफ्स रिलीज हो रहे हैं तो ट्रम्प साहब जगह नजर आ रहे हैं। ट्रम्प, बिल क्लिंटन और ये क्या नाम है इसका, बिल गेट्स, सब नजर आ रहे हैं। और ट्रम्प का स्टेटमेंट है, कहता भाई मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो अब एप्स्टीन के साथ तो कोई भी फोटो खिंचा सकता है। अब मैंने फोटो, मुझे क्या पता है क्या? बिल क्लिंटन कहता आई विश आई वुड हैव नॉट नोन हिम। पर वो तो सारा समझ आ गया, चलो आप उसको नहीं जानते, आप ये नहीं जानते वो सेक्स ऑफेंडर था, सेक्स प्रीडेटर था। मतलब जो हु इज ऑफ अमेरिका मोटा मोटा उनमें अभी कुछ फोटोएं जारी हुई है, ये ट्रम्प के मागा बेस को हिला रही है। क्योंकि ट्रम्प का जो गुडबॉय इमेज था, प्रो अमेरिका इमेज था, उस मागा बेस को हिला रही है। और जितना ट्रम्प का मागा बेस हिलेगा उतना ट्रम्प और बौखलाएगा। अब सवाल ये, एक फोटो मैंने देखी है भाई जो रिलीज हुई है, कम से कम 6 महिलाएं या 7 महिलाओं के साथ ट्रम्प की फोटो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ट्रम्प की फोटो। अब भाई एप्स्टीन को तुम नहीं जानते थे, तुम्हें लगा बहुत बड़ा व्यापारी है, पर ये जो 7 महिलाओं के साथ तुम्हारी फोटो है जिनकी आइडेंटिटी को कंसील किया गया, ये महिलाएं कौन थी? क्या ये भी विक्टिम्स थी? क्या ये भी प्रे थी क्यों नहीं? और अभी तो भाइयों कुछ फोटोएं निकली है, और आने वाले टाइम में फोटोएं और निकलेंगी, बहुत फोटोएं निकलने वाली है। और जितनी ये फोटोएं निकलेंगी उतना आपको ये पता लगेगा कि मामला कितना गहरा। सो इट इज नॉट व्हाट इट लुक्स टू बी। ये ट्रम्प के लिए, और ये फंड का एम्बेजलमेंट की बात, और ये एप्स्टीन के रिवलेशन, इस पे अमेरिका में बड़ा हंगामा बचा है। और इस पे सवाल ये है, इसमें डेमोक्रेट्स भी, इसमें रिपब्लिकन्स भी, और कुछ अमेरिका के सेनेटर अक्रॉस पार्टी लाइंस कट के, पार्टी लाइन को छोड़ के कह रहे भाई ऐसा है, इन लोगों को अमेरिका की राजनीति में जगह नहीं है अगर ये ऐसे कामों में संलग्न है। और डोनाल्ड ट्रम्प तो हम जानते हैं थोड़े रंगीले मिजाज के, वो स्टॉर्मी डेनियल्स वाला एपिसोड भी आपको याद होगा, उसको भी इसने चुप कराया था पैसे वैसे देके। तो और अभी समस्या क्या है ट्रम्प की? अभी तो इतना सा निकला, इतना सा, अभी तो इतना बाकी है भाई। 95,000 फोटोज है, अभी तो कुछ निकली है। और उस पर ट्रम्प के पास इस चीज का जवाब नहीं। वो 7 महिलाएं कौन थी जो इसके पास है, और बड़ी ही उनकी वेशभूषा भी थोड़ी वैसी थी, अब जो भी था। और कोई और महिला देखी गई है ट्रम्प के साथ फोटो में, वो महिला कौन है? कोई उसे भी नहीं पहचानता, ये है कौन? नॉट अ नोन लेडी। तो मतलब जो फोटो को देख के लगता है, जो फोटो को देख के समझ आता है कि कुछ दाल में काला तो जरूर है, और ये प्रेसिडेंट की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको शुरू से कह रहा था, एप्स्टीन फाइल्स आ रही हैं, उसका केस खुल रहे हैं, उसके खुलासे खुल रहे हैं। ये आदमी बहुत सख्ती में आने वाला है। ये जितने भी हरकतें कर रहा है, अपने अमेरिका को लुक ग्रेट अगेन, अमेरिका ग्रेट अगेन, भारत पे 500% पे टैरिफ लगा दूंगा, भारत का ये कर दूंगा, भारत का वो कर दूंगा। मैंने कहा ये सब क्यों कर रहा है? ये बेसिकली अपनी ऑडियंसेस को खुश करने के लिए कर रहा है। भाई हम तुम्हें खुश कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ एंड ऑल दैट, बट दिस इज व्हाट द रियल स्टोरी इज। तो भाई साहब ये एक अलग ही मोड़ में, एक अलग ही लेवल में ये आदमी हमें जाता नजर आ रहा है। तो मतलब इट इज अ बिट डेंजरस टर्न ऑफ इवेंट्स, हाउ इट इज हेल्पिंग एंड शेपिंग अप। बाकी हमारी नजर इस पर रहेगी, हम आपको बताएंगे। और अभी किस किस का नाम आएगा ये कहना भी मुश्किल है। राधन मुझे ये बोलना चाहिए किस किस का नाम नहीं कहना है, आएगा। धीरे धीरे हमें उस पर बात करनी पड़ेगी कि किस किस का नाम नहीं आ रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कहा आपको बताऊं। तो ट्रम्प साहब की जो मुसीबतें हैं बढ़ती जा रही है। तीसरा, चाइना फिलीपींस। देखिए
पहले मैंने आपको कहानी बताई, बोट चली थी, शिप चली थी, चाइना से जा रही थी ईरान। कल जो टैंकर सीज हुआ वेनेजुएला का तेल तेल था, 99% ये टैंकर ईरान का था। एवरीथिंग इन जियो पॉलिटिक्स इज लिंक्ड, हर चीज के तार जुड़े हैं। कुछ क्लासिफाई होता, कुछ क्लासिफाई, कुछ डिक्लासिफाइड होता, कुछ बाहर आता, कुछ कभी बाहर नहीं आता। पर ये जो हम जैसे लोग होते हैं जिनका दिमाग यही घूमता है और ये इनको ढूंढते रहते हैं, तो हमारी कुछ रडार में कुछ कुछ चीजें फंस जाती है। बड़ा ये भाई, मतलब वी कैन ओनली स्क्रैच द सरफेस, नॉट अ लॉट। बहुत सी चीजें तो खैर रडार में भी नहीं आती, सच्चाई तो ये है। स्टोरियां दिन भर बहुत सुनने को मिलती है, पर वो स्टोरियों वाला सेशन नहीं लेता मैं, कि वो अपने आसपास बताऊं कि मेरे ये रॉ के ऑपरेशन में ये हुआ था, रॉ का चीफ यहाँ बैठा था, चाय यहाँ आई, चपरासी आया, प्रधानमंत्री यहाँ बैठे थे। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है आदित्य दर की पिक्चर का स्क्रीन प्ले लिखना है, तो यार ऐसे लोगों को स्क्रीन प्ले लिखना चाहिए, तो स्क्रीन प्ले वाले काम मैं नहीं करता। जो है वो है, और ये सारी आपको वेरीफाइबल इंटेल दे रहा हूं मैं, आपको वेरीफाइबल डाटा दे रहा हूँ जो है। तो अब चलते हैं चाइना फिलीपींस पे। अब देखिए, अब चाइना की कहीं ना कहीं पूंछ पे आपने पैर रख दिया। चाइना को कहीं ना कहीं तकलीफ हो गई, और चाइना की समस्या है, चाइना आपसे कन्फ्रंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑफिशियली वो आप तो कहते हो मुझे तो पता ही नहीं किसका, भाई देखो डुअल यूज इक्विपमेंट तो मिला है उसमें, कुछ डेंजरस इक्विपमेंट मिला जो स्पेशल फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय किया। अब आप ये नहीं कह सकते जी मेरा इक्विपमेंट है, बोले मेरी कोई कंपनी थी कि ईरान की किसी कंपनी से डील कर रही थी, मुझे क्या पता। पर चाइना के गवर्नमेंट को थप्पड़ तो लगा है, चीनियों को थप्पड़ तो लगा कि भाई तुम्हारा इक्विपमेंट था, हमने देख लिया, हमने फोड़ दिया, अब क्या करोगे तुम। अब चाइना को रिटेलिएट करना है, और चाइना को किसको रिटेलिएट करना है? अमेरिका को रिटेलिएट करना है। और अगर चाइना को अमेरिका को रिटेलिएट करना है तो क्या क्षेत्र बनता है, बताइए जरा। अगर चाइना को अमेरिका को रिटेलिएट करना है, किस क्षेत्र में करेगा, जरा आप बताएंगे जरा। कैन वी हैव अ स्मॉल क्विज प्लीज, किस क्षेत्र में चाइना अमेरिका को रिटेलिएट करेगा, बताइए। इफ चाइना वांट्स टू रिटेलिएट अमेरिका एंड टीच देम अ लेसन, कौन सा क्षेत्र हो? कैन वी हैव सम कमेंट्स प्लीज, किस क्षेत्र में आपको लगता करेगा? अरे भाई बहुत आसान है, बहुत डिस्कशन कर चुके उस पर। मैग्नेटिक, साउथ चाइना सी। वाह विनोद भाई, ऑसम। आगे, साउथ चाइना सी, परफेक्ट भारद्वाज जी, परफेक्ट। रियर नहीं जी, नहीं 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 नहीं, पनामा कनाल हो सकता है, आई कांट रूल आउट। रॉ मटेरियल्स, पनामा कनाल। चलिए कुछ कमेंट्स तो आए, साउथ चाइना सी, महेश जी गुड। तो चलिए, जो रिटेलिएशन हुआ है और हुआ है वो साउथ चाइना सी में ही हुआ है। अब यहां की कहानी क्या है? अब चाइना अगर अमेरिका को छेड़ता तो छेड़ता फिलीपींस के थ्रू है, हमेशा फिलीपींस के थ्रू छेड़ता, डायरेक्ट नहीं छेड़ पाता। अब एक सबीना सोहल है, ये एक आइलैंड्स है जिन्हें चाइना जिम्बियान रीप कहता है। ये फिलीपींस से 150 नॉटिकल माइल्स दूर है, यानी कि जो फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें ये आते हैं। ठीक है, यहां इस क्षेत्र में मछली वगैरह पकड़ने का काम होता है और फिलीपींस के बेचारे मछुआरे वहां मछली वछली पकड़ रहे थे, अपनी दिनचर्या चला रहे थे। अब चाइना का ये कहना है कि जितने भी क्षेत्र है वो सारे मेरे, भाई साहब पूरा साउथ चाइना सी मेरा, मेरे बाप का, यहां किसी का कुछ नहीं। उन्होंने इसको डिस्प्यूट कर रखा। सबीना सोल को ये कहते हैं जिनबिन रीफ, कहते हैं ये जी हमारा है। टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो कोस्ट से 200 किलोमीटर दूर तक लगभग, या 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक लगभग, जो भी क्षेत्र आता आपका एक्सक्लूसिव मैरीटाइम जोन आता है, कि उसमें जो भी है आपका है। तो चाइना इसको डिस्प्यूट करता, कहता नहीं जी ये तो हमारा है। और इसको लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक ट्राइब्यूनल ने एक रूलिंग भी दी है, जिसमें क्लियर बोला भाई साहब आपका चीनियों यहाँ कुछ नहीं है, ये फिलीपींस की जमीन है, ये फिलीपींस के लोग हैं, ये सारा जमीन जायदाद जो फिलीपींस की, आप इससे जरा दूर रहिए। चाइना इसको मानने से बिल्कुल मना करता, कहता मैं नहीं मानता भाई। अब ये बेचारे फिशरमैन वहां पे अपनी फिशिंग विशिंग कर रहे थे, चाइना के कोस्ट गार्ड के बोट आए और इन्हें तंग करने लगे। ये क्या करते, इन बोटों को धक्का देते, फिशरमैन ट्रॉलीज और नॉट स्ट्रूम को धक्का देते। अब जब ये चाइना के बोट बनाते, ये कई बार एंकर नीचे डालते, तो आज क्या हुआ, 2 बोटों के इन्होंने एंकर भी काट दिए। हाई सीज पे एंकर लाइन को काटना बहुत डेंजरस गेम होता, जो चाइना ने आज किया, एंकर लाइंस भी इनकी काट दी, बोला भैया तुम्हारे एंकर लाइंस भी काट दी। तो ये थोड़ा खेल यहाँ खतरनाक हो जाता है। अब समस्या क्या है कि जब ये खेल खतरनाक हो तो लगा यार ये तो बहुत मुसीबत हुई, फिर इन्होंने वाटर कैनन्स का यूज किया।
फिर वाटर कैनन्स वैसे आपको इलीगल यूज करना इलीगल है, नॉन लीथल लगती है, बट जब ये फोर्स से आती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। शिप्स डैमेज हो जाती है, आदमियों को काफी चोट आती है। यू डोंट गो एंड हिट पीपल बट यू हिट देम इन वाटर। तो जब ये हुआ तो फिलीपींस का कोस्ट गार्ड आया। तो फिलीपींस के कोस्ट गार्ड और चाइना के वेसल्स की भिड़ंत होती है। चाइना और फिलीपींस के भिड़ंत की वेसल होती है और चाइना ने उनपे भी पानी वानी चलाया, चाइना ने उनको बोटों को टक्कर मारी, पहले भी मारी थी। पहले भी आपको याद होगा एक और फिलीपींस के एक बोट ने चाइना के बोट को टक्कर मारी, उसका हल ही फट गया था, वो फिर पतली गली से भाग गया। और एक क्या हुआ कि एक चाइना के शिप ने दूसरे चाइना के शिप को एक बार टक्कर मारी थी, वो भी हमने पीहू न्यूज़ पे कवर किया था, तो भाग गया। तो ये सब कहानी जब हुई तो इसमें कम से कम 3 से 7 फिशरमैन घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलीपींस की नेवी को भी काफी इंपैक्ट आया है और उनके भी लोग घायल हुए हैं। और फिलीपींस ने बड़ा प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, यार ये हमारा क्षेत्र, हमारा जोन है, यहाँ क्या कर रहे हो। चाइना कहता नहीं नहीं, मेरा आपका जोन क्या है, तो मेरा एरिया है, तो मेरी दादी मरहूम ने सपने में आके बताया था ये एरिया तेरा है, तो मैं इसी में जाके अपना काम करूँ, आप इंट्रूडर हो। वो फिलीपींस को कह रहे तुम्हारे लोग इंट्रूडर है, हम तो बस भगा रहे थे, बस तुम्हारी नेवी बीच में आ गई, वो भी पिट गई। बड़ा अजीब सी बात है। तो ये लेके बड़ा आक्रोश हुआ। अब जरा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है और ये जो इंडियन ओशन वाली बात अमेरिका ने बोल दी और पीछे ईरान का टैंकर रख दिया, अब आपको क्या ये रिलेटेड लगते हैं? दो रीजन है जिसके कारण ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो कैन यू गेस दो रीजन क्या है? आपको उसका प्रिटेक्स्ट बता देता हूं। प्रिटेक्स्ट ये है कि चाइना एक चीज देख रहा है, कि चाइना देख रहा है कि अमेरिका की जो फिलीपींस से दोस्ती है और इनका एक वॉर पैक्ट भी, अगर आप फिलीपींस पे अटैक करोगे अमेरिका हैज टू कम एंड डिफेंड फिलीपींस। ये साउथ कोरिया के साथ है, ये जापान के साथ है। इस क्षेत्र में जो चाइना, जो अमेरिका के एंकर्स है फिलीपींस है, साउथ कोरिया, जापान है। जापान जहां अमेरिका के बेसिस वेसिस बहुत नजदीक है ताइवान के, और फिलीपींस यहाँ, और यहाँ साउथ कोरिया। और मैंने आपको कहा था कि ये कहीं ना कहीं जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं अमेरिका के, सबको तंग करेगा। कहा था नहीं कहा था, डू यू रिमेंबर? मैंने कहा था आपको ये जितने एंकर पॉइंट्स है सबको ये तंग करेगा। कहा था ना आपको कि ये सबको तंग करेगा। कैन वी हैव सम कमेंट्स प्लीज? मैंने आपको कहा था ये सबको एंकर पॉइंट्स को तंग करेगा। और मैं आपको एक और प्रेडिक्शन आज कर रहा हूं, भारत के भी कुछ एंकर पॉइंट्स को चाइना छेड़ेगा। इट कैन बी समथिंग मिनी गलवान और नॉट। बिल्कुल विनोद जी, मैंने कहा था, आई रिमेंबर, मैंने कहा छेड़ेगा, ये 100% छेड़ेगा और ये एंकर पॉइंट्स को छेड़ेगा। और अब जो एंकर पॉइंट्स को छेड़ने का कारण एक और है, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच। और एंकर पॉइंट्स को जो छेड़ने का एक और कारण भी है, दो कारण और है। एक तो ये देखना है कि अमेरिका कितनी जल्दी आएगा, अमेरिका कितनी जल्दी रेस्पॉन्ड करेगा, कितनी जल्दी पंगा लेगा। और अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट क्या कहता है? आपको जी चाइना के साथ भिड़ना नहीं। तो चाइना इज एंटाइजिंग अमेरिका, आजा 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 आजा, ये प्रोवोकेशन है। और यहां देख रहा कि फिलीपींस कब तक फटके अमेरिका की फाइनली मदद मांगता, फिर अमेरिका को आना पड़ेगा। ठीक है, ये इनका गेम प्लान है। पर अब कारण क्या है? दो कारण, अमेरिका का रिजॉल्व, अमेरिका का टेस्ट टाइम, अमेरिका का टर्न अराउंड टाइम, अमेरिका की रेजिलियंस को टेस्ट करा। बट आप मुझे बताइए कि दो कारण है इसके, आपके हिसाब से दो कारण क्या है? कैन वी हैव अ क्विज ऑन दिस? छोटा सा 2 मिनट्स में कंक्लूड। आपके हिसाब से दो कारण क्या है जिसके कारण ये सारा पंगा हो रहा है? देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड इट। क्या है वो? डू यू नो व्हाट आर दोस 2 रीजंस जिसके कारण ये सारा पंगा हो रहा है? क्या है 2 रीजंस है? 2 रीजंस है जिसके कारण चाइना की दुम, आपने कहते हैं ना कुत्ते की दुम पे पांव रख लिया। क्या है वो 2 रीजंस? कैन यू गेस? 2 रीजंस है। कैन वी हैव फ्यू कमेंट्स? यू कैन बी रॉन्ग, इट्स ओके भाई। लाइव आने का मतलब ही है थोड़ा इंटरेक्शन हो। अगर लाइव में इंटरेक्शन हो तो फायदा क्या लाइव आने का? फिर तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, एडिटर को देंगे, वो पीछे जहाज वहाज भी लगा देगा, जिंग बैंग भी लगा देगा, और पीछे तो बहुत कुछ वो लगा सकते हैं, आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी आई है साथ। तो फिर लाइव आने का तो मतलब ही नहीं ना। फिर तो मैं भी स्क्रिप्ट से पढ़ के एक वीडियो बना देता हूँ। तो बताइए, व्हाट इज द रीजन? एनीबडी, और शुड वी पास, और शुड वी टेक इट फॉरवर्ड? 2 सॉलिड रीजन है बॉस। कैन यू गेस व्हाट आर 2 सॉलिड रीजंस? मैं आपको बताता हूँ। एनीबडी, शुड वी वेट फॉर वेनेजुएला, ताइवान, चाइना मैक्सिको ट्रेड, साउथ चाइना सी में, ठीक है, आपका दखल, थाईलैंड कंबोडिया अटैक विद यूएस सपोर्ट, अमेरिकन सोयाबीन्स, हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए, नॉट टू फार, नॉट टू फार, मैक्सिको टेरिफ। देखो, थैंक यू। चलिए मैं बता देता हूँ, ये सारे कारण हो सकते हैं। शिप कैप्चर, गुड वन, गुड वन। ये सारे कारण हो सकते हैं। विजय जी का जो है, ये सारे कारण हो सकते हैं।
जो मेन कारण दो है। एक, जो चाइना का शिप अमेरिका ने पकड़ा, उसमें से माल उतारा, डिस्ट्रॉय किया और इंडियन ओशन से निकल गया। अब तक अमेरिका ने इस चीज को बताया नहीं था। अब जब ये चीजें बाहर आ गई तो चाइना को पता था कभी ना कभी अमेरिका बोलेगा नहीं बोलेगा, तो चाइना को पता तो लग गया उनका मल्टी मिलियन डॉलर का सामान, स्ट्रेटेजिक सामान जो ईरान को भेज रहा था, अमेरिका ने इंटरसेप्ट कर दिया। और अमेरिका चाइना को एक नया मैसेज दे रहा है, सैंक्शन कागज पे नहीं, सैंक्शन जमीन पे भी है, चाहूंगा तो जमीन पे ठोक दूंगा तुम्हें, समुद्र में ठोक दूंगा। तो ये चाइना को हजम नहीं होगा। तो चाइना जाके जब कुत्ते की, कहते हैं ना, पूंछ पे पैर रख दो तो काटने को जरूर आएगा, तो ये काटेगा कहीं ना कहीं। अब इनकी औकात तो नहीं भिड़े, तो क्या करेंगे, फिलीपींस के थ्रू उनको तंग करेंगे। और एक सॉलिड रीजन है बॉस, जो काफी लोग को पता नहीं होगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो सॉलिड रीजन ये बॉस कि जो चाइना है इसको समस्या है जापान और फिलीपीन से मोस्टली। जापान में आप जानते हैं बेसिस है, लॉजिस्टिक पैक्ट है, सब कुछ है। वैसे अमेरिका का लॉजिस्टिक पैक्ट हमसे भी है, और जो पीछे इंडियन ओशन में ऑपरेशन हुआ शायद हमने भी कुछ मदद की हो, उसका हमने भी कुछ अपना इनविजिबल सहयोग दिया हो, ये पॉसिबल है। अब ये नहीं कहना मेरे को किसी सूत्र ने कहा, ये मेरा एनालिसिस है। आई एम नॉट सेइंग आई हैव इंफॉर्मेशन सोर्स एंड ऑल दैट। चंदा मामा की स्टोरी नहीं सुनानी, बट मैं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी है। यहां आप एक बार देखिए व्हाट, यहां बॉस फिलीपींस में अमेरिका अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। मेन कारण, फिलीपींस में एक टाइम में अमेरिका के 5 बेसिस या पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस होते थे। बाय द वे, सुबिक बे का जो बेस है मैंने देखा, मैं सुबिक बे गया, मैसिव मैसिव है वो फिलीपींस में। तो अब ओवर द टाइम जो अमेरिका, इनकी फिलीपींस से अच्छी ट्यूनिंग बैठी है, इन बेसिस को 5 से उठा के 9 कर दिया है। सो नाउ देयर आर 9 बेसिस और 9 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन ऑन फिलीपींस, पूरे ऊपर से नीचे तक। और फिलीपींस की पोजीशन कहां पड़ती है, साउथ चाइना सी में, आप जानते हैं। और फिलीपींस का रोल कितना बड़ा हो सकता है आप जानते हैं। और फिलीपींस के पास बहुत सी पुरानी बेसिस थी जिनको अमेरिकन ने अपग्रेड कर दिया और अपने यूज के लिए सक्रिय कर दिया। तो फिलीपींस का भी फायदा, उनके बेसिस अपग्रेड हो गए, और यहाँ अमेरिका का भी फायदा है कि उनको 9 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस या 9 बेसिस मिल गए। तो मतलब फिलीपींस ऐसे आइलैंड्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से ऊपर तक अमेरिकन अब हर जगह प्रेजेंट है। और चीनियों जो है, ये फट्टू चीनी जो इनकी हमेशा फटती रहती है, तो इनको इनसे डर लगता। अब ये पंगे तो ले नहीं सकते, डायरेक्ट कुछ बोल नहीं सकते, तो क्या करते हैं, ईरान को हथियार दे दिया, चलो इसराइलियों को ठोको, जाओ उसको ठोको। या भारत में माओवादियों को हथियार दे दिए, यहाँ आपके इनको हथियार दे दिए, किनको, यहाँ ईरान को दे दिए, जाओ वहां लफड़ा कर दो। तो अब ये डायरेक्ट यहाँ बेचारे मछुआरों पर अपनी दादागिरी चला दी। मछुआरे अपनी फिशिंग कर रहे थे, उन पर दादागिरी चला दी, फिर फिलीपींस की नेवी को पीट दिया कि भाई ठीक है, देख रहे हैं अमेरिका क्या करता है, अमेरिका आएगा नहीं आएगा, कब तक आएगा। ये सारे जियोपॉलिटिकल गेम्स होते हैं, दे आर नॉट इंडिविजुअलिस्टिक थिंग्स, यू हैव टू सी देम एज अ पर्सपेक्टिव। हाँ, बाकी चंदा मामा वाली स्टोरी नहीं होती कि रॉक आया, ऑफिसर यहाँ बैठा था, फिर प्रधानमंत्री का फोन आया, फिर प्रधानमंत्री ने बोला, हाँ भैया आदित्यधर को भी पीछे छोड़ दोगे क्या? अब बाकी कोई गन, मोरगन, ऐसे ना, अच्छा ऐसे, ऐसे ये अच्छा रहेगा। चलिए बाकी, हाँ, तो अब आगे चलते हैं। ये हमारा ये था कि ये जो 5 से 9 बेसिस हो रही है, इसको लेके इनको तकलीफ है, और अमेरिका ऐसी चीजें कई सारे कर रहा है जो चाइना को बहुत तकलीफ दे रही है। अब चलते हैं, मेन एक बड़ा टॉपिक आया बॉस। मुझे लगता है ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो असेसमेंट इसका है, ये कोई अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन है जो फेल हुआ है। ये अभी हॉट ऑन द प्लेट है, लेटेस्ट खबर है, और ये अमेरिका का एक सीक्रेट ऑपरेशन मुझे लगता फेल हुआ है। अमेरिका की आजकल सीरिया से बड़ी यारियां हैं, जुलानी से बड़ा मोहब्बत है। जुलानी को छेड़ो तो बेंजामिन नेतन्याहू को बोलते हैं अमेरिका आ जाओ, तुमसे जरा बात करनी। जुलानी को कैसे छेड़ दिया। और भाई ये जो तुम बफर जोन वगैरह में निकलो, माउंट रेमोंड से अपना कब्जा हटाओ, ये हटाओ। मैं आपको हमेशा कह रहा था जुलानी आतंकवादी है और सीरिया इज स्टिल सिमरिंग। इजिप्ट में कंट्रोल्ड जिहाद है मुस्लिम ब्रदरहुड के थ्रू, फतह अल सीसी उसे कंट्रोल कर पाते हैं, पर एक लिमिट तक कंट्रोल कर पाते हैं। पर सीरिया इज ब्रिविंग। सीरिया में जो ये आतंकवादी थे अलकायदा के, आज ये सूट और टाई बना के नेता बने फिर रहे हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं, वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड टेररिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब भाइयों बहनों, क्या हुआ, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। आज ये खबर आती है पालमेरा में, ये सेंट्रल
सीरिया में एक शहर है, यहां अमेरिका और सीरिया का एक ज्वाइंट ऑपरेशन या पेट्रोल, कोट अनकोट पेट्रोल गया था, उस पे हमला हुआ है। और जब इस पेट्रोल पे हमला हुआ है तो पता लगा कि सेवरल अमेरिकन मरीन्स या सोल्जर्स आर इंजर्ड, और सीरिया के 2 सोल्जर्स आर इंजर्ड। और सेवरल का मतलब अमेरिकन कंटेक्स्ट में होता है 6, 8, 10। सीरिया के 2 हैं, 6, 8, 10 है। और अमेरिकन को इवैक्यूएट कर लिया गया। और अमेरिकन को कहाँ इवैक्यूएट कर लिया गया? अमेरिका का जो एक बेस है वहां से, अल्थाम गैरिसन। अल्थाम गैरिसन पालमेरा से करीब करीब 250 किलोमीटर दूर है। तो मतलब इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर से किया गया। अल्थाम गैरिसन में अमेरिका का अच्छा खासा प्रेजेंस है, सॉलिड प्रेजेंस है, और वहां से हेलीकॉप्टर में इवैक्यूएट किया गया। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो क्षेत्र है ये आइसिस का क्षेत्र है, ये खुरासान का नहीं, सो डोंट कंफ्यूज विद खुरासान। ये हार्डकोर आइसिस वाला क्षेत्र है, यहाँ आइसिस की चलती है। आइसिस को टेक्निकली यहां से खत्म कर दिया गया था, पर आइसिस के पॉकेट्स अब भी हैं। समाचार ये है, ऑफिशियल न्यूज ये है कि एक सीरियन और अमेरिकन पेट्रोल जा रहा था, उस पे अटैक किया, एक असैलेंट था, असैलेंट को हमने मार दिया। बट सेवरल अमेरिकन मरीन्स वेयर और सोल्जर्स वेयर इंजर्ड, जिनको हमने इवैक्यूएट कर लिया, अल्थाम गैरिसन। और सीरिया के 2 सिपाही मरे। तो पहली बात है कि लगता है, जो कॉन्सेप्चुअली लगता है, जो लोग थे वो अमेरिका के ज्यादा थे, सीरिया के कम थे। ये मेरा जो असेसमेंट है, स्पेशल फोर्सेस का डेल्टा हो, मरीन्स हो, उनका ऑपरेशन था, एंड इट हैज गॉन बैड। क्योंकि यूजुअली जब ऐसा ऑपरेशन होगा तो आपके सीरिया के 1-2 लोग ही साथ होंगे जो आपको थोड़ा गाइड करेंगे, लोकल चीजों जो इधर उधर के लिए आप यूज करोगे। तो जैसे अफगानिस्तान में चलता था भाई, 10 अमेरिकन 2 अफगानी, 5 अमेरिकन 1 अफगानी, समथिंग लाइक दैट। और जब कैजुअलिटी होगी या जब फायर आएगा तो फिर जो इंजरी का रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। अगर 10 अमेरिकन है, 2 अफगानी है, तो ज्यादा जो हताहत होंगे, जख्मी होंगे, वो अमेरिकन होंगे, और अफगानी तो शायद हो या ना हो। तो बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ लगती है। ये जो अमेरिका का सिग्नेचर है, ये है स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन का। क्या अमेरिका का स्पेशल फोर्सेस कोई ऑपरेशन कर रहा था सीरिया में? ये क्षेत्र जो है, ये है सीरिया का गढ़। और जुलानी कहां से आता? जुलानी आता अलकायदा से। और ट्रेडिशनली देखेंगे, अलकायदा और सीरिया और अलकायदा और आइसिस की आपस में लगती है। सीरिया में कई सारे छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए, एक दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं जहां अलकायदा लड़ रहा था आइसिस से। और जुलानी अलकायदा का बंदा है, जिसने फिर अल शाम बनाई। अल शाम को अलकायदा का ही मार्ट माना जाता है, अलकायदा का आतंकवादी। तो और सवाल ये है कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं, ये आपके कुर्दिस्तान में करीब 800,000 मरीन्स है। पहले 2000 हुए थे, ट्रम्प ने आधे कर दिए। ये वो वाले लोग नहीं है, कुर्दिस्तान यहां से दूर है। पमेर में यूएस की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। यूएस के 4 एक बेस हैं पूरे सीरिया में, फुटहोल्ड से पूरे सीरिया में, जहां यूएस के लोग डिप्लॉयड हैं। और पालमेर के आसपास कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। तो अब ये पालमेर में कौन सा पेट्रोल कर रहे थे, कौन सा ज्वाइंट पेट्रोल हो रहा था? पालमेर में ज्वाइंट पेट्रोल होने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्वाइंट पेट्रोल यूजुअली बेस के आसपास होते हैं, या आपके होल्डिंग बेस जो होते हैं उसके आसपास होते हैं। तो यहाँ क्या था? और अगर ये ज्वाइंट पेट्रोल अटैक में हुआ तो हेलीकॉप्टर्स भी रेडी थे इवैक्यूएशन के लिए। मेरा मानना है यहाँ कोई ऑपरेशन हो रहा था। क्या आइसिस इज बैक इन सीरिया? या एक और एंगल भी है। कैन यू गेस व्हाट इज अदर एंगल? ऑन द कॉन्सेप्चुअली आइसिस स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी, और आइसिस ने अटैक किया और एक बंदा मारा गया, अमेरिका की हो गई। कोई सीक्रेट ऑपरेशन था जो बैड हो गया, किसी ने इंफॉर्मेशन भेज दी, और ये अमेरिकन जो क्रिटिकली इंजर्ड है या इंजर्ड है, इनमें से कितने मरते हैं बचते हैं ये हमें नहीं पता। दिस इज सेवरल मींस 6 to 8 और मोर, क्योंकि यूजुअली अगर कोई स्पेशल ऑप होगा तो 2 छोटी छोटी टीमें जाएंगी, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं जाती। तो ये कौन सा ऑपरेशन था? क्या अलकायदा इज, क्या आइसिस इज बैक? ये हो सकता है। ये एक और एंगल भी है। कैन यू गेस व्हिच कैन बी द अदर एंगल? यहाँ एक और पार्टी भी जो सक्रिय है। पलमेरा में ऑपरेशन किस लिए था? कौन सा पेट्रोल था? कैसा पेट्रोल था? आपके पास ऑलरेडी, अच्छा बाय द वे, करीब 800 अमेरिकन सैनिक अब भी डिप्लॉयड है। 800,000 अब भी डिप्लॉयड है, ओवर एंड अबव द मरीन्स विच यू नो, जो कुर्दिस्तान में, उसके अलावा भी डिप्लॉयड है अमेरिका में, कई जगह पे रखा है। और ये मोस्टली स्पेशल फोर्सेस है फॉर वेरी स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशंस।
जैसे हमारा 9SF करता है, 9SF हमारा हमेशा डिप्लॉयड रहता है, गोस्ट ऑपरेटर्स कहते हैं। अभी भी उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होगा एंड दे आर ऑलवेज ऑन ऑपरेशन। किसी ने, और उनका काम है आके निपटाना और निकल जाना। दे पकड़ते नहीं, कुछ नहीं करते, 1 डेढ़ 2 मिनट 2.5 मिनट का ऑपरेशन, सबको मार डाला, सब निकल गए। और वो सर्जिकल ऑपरेशन 9SF करता रहता है। बाकी पैरा के भी यूनिट्स करते हैं, बट 9SF स्पेशलाइजेज इन दिस, हम किल एवरीबॉडी एंड लीव विद इन 2 मिनट्स, 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट में निकल जाओ, मतलब शूट टू किल। ये मतलब पिक्चराइजेशन नहीं है, एंड दिस आर वेरी हाई रिस्क ऑपरेशंस एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द इंडियन। देखिए इंडियन स्पेशल फोर्सेस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाते हैं, और उसमें से भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है, दे गो फॉर 9SF। सो 9 पैरा एसएफ इज लाइक, जितनी भी पैरा एसएफ की रेजिमेंट्स हैं, आप नंबर 1 उसको रेट कर सकते हो एज ऑन डेट, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड दे हैव बीन लेजेंड्स देयर। उस पर कभी बात करूंगा। ईरान के प्रॉक्सीज, इजराइल नहीं जी, इजराइल क्यों कराएगा। नेक्स्ट, बशार अल साद सपोर्टर्स मिलिशिया बैक्ड बाय ईरान। वाह, क्या जबरदस्त है भाई, वाह। अमेरिकन सिविलियन आल्सो किल्ड इन सीरिया। ये चलो जी, ये भी बात हुआ, मंदानी जुलानी सब बशार सपोर्टर्स बैक्ड बाय ईरान। चलो, नॉट बैड बॉस। एग्जैक्टली ये मैं कह रहा था, ये अटैक हो सकता है। इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह भी एक्टिव है, हिजबुल्लाह का भी काडर इस क्षेत्र में है। और अभी जहाज किसका पकड़ा, टैंकर किसका था। अगर वो ईरान का टैंकर था तो ईरान भी रिटेलिएट कहीं ना कहीं करेगा, और ईरान वहां रिटेलिएट करेगा जहां उसका फुटप्रिंट नहीं दिखेगा। तो ये ईरान का हिजबुल्लाह हो सकता है, ये आइसिस हो सकता है, या ईरान के काफी बैक मलेशियाज हैं बशार असाद के टाइम के। उनमें से एक मलेशिया को बोला, भाई यहाँ ये जा रहे हैं, यहाँ जाके अटैक कर लो, अमेरिकन को मारना है, अमेरिका को सबक सिखाना है। तो देखिए, चाइना ने पूंछ दबाई साउथ चाइना सी में, और संभवतः ईरान ने पूंछ दबाई कहां पे, ईरान ने पूंछ दबाई आपके पालमेर में। मेरे को लगता है कि एक असैलेंट आया, आपने एक मार दिया, उसने इतने लोग को हताश कर दिया। दे आर ऑल इन दोस आर्म्ड कार्स एंड व्हीकल। इतना आसान नहीं है कि अमेरिका के आप 8-10 लोग घायल कर दो, सीरिया के 2-3, दे हैव ऑल प्रोटेक्शन। और एक असैलेंट था, डू यू बिलीव दिस स्टोरी, एक असैलेंट था भाई, एक आदमी था। ये तो इम्पॉसिबल लगता है बॉस, आई डोंट बिलीव दिस कि एक आदमी था। जो भी था, जो भी थे, बहुत थे, जो भी किया बहुत किया, बट ये बहुत बड़ा इशू है। So is Syria erupting? Has Hezbollah stuck America? Has Iranian-backed militias of Bashar Assad or minus Bashar Assad hit American patrols in Syria? और अगर अमेरिका के लोग मरेंगे, अभी किसी के मरने का समाचार नहीं, और अगर अमेरिका के लोग मरेंगे तो भाई साहब अमेरिका ठोक देगा तबीयत से इस ईरान को। तो इसीलिए ट्रम्प कह रहा भाई, जो वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थिति है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा था, जब तक चाइना है दुनिया में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि एपिसेंटर ऑफ ट्रबल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। जब तक ये है तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती। अमेरिका एक ऐसा देश है जो वांट्स टू लॉन्च शेयर, जिसे अपना पैसा चाहिए, लॉन्च शेयर चाहिए, वो चला जाएगा। बट चाइना एक ऐसा देश है, उसे लॉन्च शेयर दोगे तब भी कुछ नहीं है, पूरा शिकार दोगे तब भी कोई कहना जब तक तू जिंदा तब तक मेरी समस्या तेरे से। तो मतलब वो एक अलग मेंटेलिटी, यू कैन नॉट हैंडल देम। तो एक अलग मेंटेलिटी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, उसको आप हैंडल नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जियो पॉलिटिक्स में कहाँ के तार कहाँ जुड़ते हैं और कैसे कैसे चीजें रिलेटेड होती है, और आप सीक्वेंसिंग देखेंगे आपको एक बिल्कुल साइजेबल सा एक पैटर्न मिलता है। तो मित्रों, यही था हमारा आज का विचार भारत विचार में। अभी आपसे आज्ञा चाहूंगा, तो अगर आपने भी लाइक का बटन न दबाया, लाइक का बटन दबाना बहुत जरूरी है, आप लाइक का बटन दबाइए अगर आपने नहीं दबाया हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। और जितने कम से कम लोग हैं उतने लाइक्स तो आए। वैसे भी हमें यार ट्रैफिक तो मिलता ही नहीं, आप जानते हैं क्यों। तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, आप बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, कमेंट कीजिए। और जो मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप मेंबरशिप्स भी ले सकते हैं, आप चाहे तो। मेंबरशिप्स में आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलती है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ले। और बाकी आप चाहते हैं तो आप चाहे तो हमें कंट्रीब्यूट भी करके हेल्प भी कर सकते हैं भारत विचार को आगे बढ़ने में। पेटीएम, क्यूआर कोड, पेपाल सब आपके सामने है, आप चाहे तो, आपकी इच्छा है। तो अब मैं मेंबरशिप के लिए तो आगे रिकरिंग करूंगा ही, और अब मैं आपको 2 वीडियोस दिखा रहा हूँ, सुमित एडवाइजरी, सुमित के इलेक्शंस के। उसके बाद हम चलेंगे
आपके क्वेश्चंस पे। सो काइंडली हैव योर क्वेश्चंस रेडी। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। If any kind of type, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpeer.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpeerofficial@gmail.com, और sumitpeer.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। नेक्स्ट हमारा होगा सुमित पीर कलेक्शंस, बट द स्कोप इज मच बियॉन्ड व्हाट यू सी ऑन द वेबसाइट। और मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में पूछना, कैन रीच माय टीम एनी टाइम। वीडियो प्लीज। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। धन्यवाद जी। चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। आई एम ऑन फुल स्क्रीन, होप इट वर्क्स टुडे, द सॉफ्टवेयर डजंट चोक। होगा तो आई विल कम बैक ऑन द हाफ स्क्रीन जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब योर शोज इन पी गुरु हिंदी इज मेगा हिट, कीप ग्रोइंग डियर सुमित जी। जय मां कामाख्या। विनोद भाई, मेरे शो हर चैनल पे मेगा हिट है, पर अपनी चैनल पे दिक्कत है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि चैनल ना बढ़े, शोज ना बढ़े, और ये इन लोग का इकोसिस्टम, इन लोग का नेटवर्क बहुत बड़ा है। बट माँ काल की ऐसी कृपा, माँ कामाख्या का ऐसा आशीर्वाद है, मेरे टीवी पे भी बहुत सुपर हिट शोज है, वो भी ऑल इंडिया रैंकिंग है उनकी, तो मेरी आवाज तो पहुंच ही जाती है। तो बट आप लोग का प्यार और सानिध्य मिलता है, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। जय माँ कामाख्या। India has everything to become a superpower. Coal, gas, aluminum, Indian Ocean, trade control, biggest market, सब कुछ है। यहाँ 0.5 की सफाई करने की आवश्यकता है, और इंडिया हैज टू स्टार्ट हिटिंग टू इट्स साइज। ताकत दिखानी पड़ेगी। 0.5 के बाद आपको पाकिस्तान और चाइना से निपटना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं। और अगर चाइना को निपटाने के लिए एक जॉइंट वेंचर कभी भी करना पड़े, जरूर करिए और खुल के करिए। और मुझे पहली बार वो जॉइंट वेंचर का एक छोटा सा अध्याय बनता नजर आया इस ऑपरेशन में। नेक्स्ट। नमस्कार महाराज जलाली साहब, कैसे हैं? अमेरिका आर्मी भारतीय सेना के सामने शक्ति बताना चाहता था। ये इसमें अमेरिका भारतीय सेना के सामने नहीं, अमेरिका ने भारत से अप्रूवल लिया होगा तब इस क्षेत्र में ऑपरेशन किया। भारत के बिना अप्रूवल के ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना और ईरान से आपकी भी कहीं ना कहीं तो रंजिश है ना कहीं आपके चाइना और ईरान दोनों ही मित्र नहीं। और अगर इलीगल काम हो रहा आपके बैकयार्ड में, विच इज इंडियन ओशन, तो ठीक है, तो आप भी कहोगे ठीक है भैया करो, क्योंकि आपको भी आगे आने वाले टाइम में उनसे भी कहीं फेवर चाहिए होंगे। याद कीजिए हॉक्स 360E जब हम पाकिस्तानियों से ऑपरेशन सिंदूर में थे तो अमेरिका ने हमें दिया था। ट्रंप के आगे की रिलेशन सोचिए, ट्रंप में रिलेशंस को फंस के मत देखिए, क्योंकि अमेरिका रहेगा और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी में कोई भी आए वो यही करेगा जो शी जिनपिंग कर रहा है, थोड़ा 5% ऊपर नीचे करेगा।
नेक्स्ट, यूएस नेवी सुपीरियर टू इंडियन नेवी इवन यूएस, हाँ यूएस में नेवी इज नंबर वन, दुनिया में नंबर वन नेवी। अब शिपों का नंबर मत गिनिएगा, यूएस में नंबर, जो दुनिया में नंबर वन नेवी है वो यूएस नेवी है, नॉट बाय lethality and presence and all is across the globe, इतनी बड़ी और वास्ट नेवी कोई, उसमें कोई डाउट नहीं, यूएस आर्मी से बढ़िया यूएस नेवी। और ये यूएस के, मुझे लगता है ये डेल्टा फोर्स या सील्स हो गए जिन्होंने किया हो। सर ये एक और अल फलाह वालों के और बांग्लादेश में भी हमास वालों का कनेक्शन है, आपने भी बोला था, मैंने तो बोला था कल, तुमने बात भी की थी भाई, जो हमास वगैरह वाला है ये सब जगह है। और मोदी जी अगर मोहम्मद पजिस्किन से हाथ नहीं मिला रहे, उसके फ्रेम में नहीं आ रहे ना एक साथ, तो समझिए कुछ तो ईरान का लेना देना है, देयर इज समथिंग लेना देना व्हिच वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, एंड दे आर आल्सो गेटिंग इट डन थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स, बट हम भी उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, हमें भी सब समझ आता है, याद रखिए तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दुनिया यूनिवर्सल फैक्ट है, हम इस पे आंख बंद नहीं कर सकते। नेक्स्ट, sir, I have one simple question. After Operation Civil War, policies act on terror, act on war. Government declares large areas act. So next, Dhurandhar movie clear message. We wait for US approval. नहीं US के अप्रूवल की कोई बात नहीं है, भारत भाई जब जो करना है तब करता है, अपने इंटरेस्ट में करता है, हम कभी भी किसी से अप्रूवल नहीं लेते, वी आर नॉट सपोज टू दैट, वी डोंट डू दैट। मोदी तो भाई किसी के सामने झुकता ही नहीं, मोदी से तो दुनिया घबराती है कि मोदी को प्रेशर में भी नहीं ला सकते। भारत विल डू व्हेन इट इज द राइट टाइम, एंड हो सकता है आपकी बार कुछ नए तरह का ऑपरेशन हो, कुछ बड़ा हो, लेट्स वेट एंड वॉच। सरप्राइज, स्टेल्थ, स्पीड एंड सीक्रेसी, these are the four elements of any successful military operation. Last time DGMO guy साहब ने बोला था, I'm just repeating it. Next, चाइना के बारे में आपका हर प्रेडिक्शन करेक्ट है, थैंक यू मिली भट्टाचार्य जी। मेरे को देखिए, मैं 2018-19 में मेरा एक पोर्टल होता था, ऐसे शो क्या चलाता था, यूनाइटेड पर्सपेक्टिव्स, अब तो बंद कर दिया मैंने। जो लोगों ने वो देखा होगा, आई हैड डिक्लेयर्ड एंड यू नो टीवी चैनल्स दैट चाइना इज द नंबर वन थ्रेट टू इंडिया। और मेरे को 2018-19 में समझ गया, नॉट ओनली टू थ्रेट बट टू द वर्ल्ड पीस, आई हैड डिक्लेयर्ड दैट। मैंने ये आर्टिकल लिखा था, काफी वायरल हुआ था, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी उस पे, एंड अ लॉट ऑफ टीवी चैनल्स आई जस्टिफाइड दैट। और क्योंकि मैं मानता हूँ पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा चाइना, और चाइना को आपको सब बिट ऑफ अ टास्क टू गेट देम इनटू अ बॉक्स, तो उसमें आपको थोड़ी इधर उधर की आवश्यकता भी पड़ेगी। बट पाकिस्तान तो क्या है, वो तो थर्ड रेट जहादी नाली के कीड़े हैं, उनको क्या बोला। नेक्स्ट, to deal or speak with China, we need to deal in the point of strength. Absolutely right. Absolutely right. China only understands strength. चाइना के साथ आप मित्रता, यारियां, दोस्ती कुछ नहीं कर सकते, हथौड़ा, मात्र हथौड़ा चलता चाइना पे, और कुछ नहीं चलता मित्र। नेक्स्ट, ऑब्वियसली कब तक शुरू होगा? स्पीड, स्टेल्थ, सरप्राइज एंड सीक्रेसी, 4S, कभी भी, and when they expect the least. So जी, any latest news on the I see any action from the government? सर एक्शन चल रही है, कार्रवाई चल रही है, बट अब जब कुछ टाइम में क्या होता है ना, मीडिया से खबरें हट जाती हैं और मीडिया नई नई खबरों को पकड़ता है, पर इसका मतलब नहीं पीछे एक्शन रुका, कार्रवाई रुकी है। और अब फेज का जो, अब जिस फेज का एक्शन होगा वो बड़ा धाकड़ एक्शन होगा। क्यों? बड़े एक्शन तब होते हैं जब मीडिया की ग्लेयर से आप बाहर, क्योंकि कई बार मीडिया की उत्सुकता बड़े बड़े एक्शंस को खराब करने में बड़ा निर्णायक रोल निभाती। अब हम जैसे लोग तो बड़े रेस्पॉन्सिबल हैं, हम तो अभी एक लाइन इधर की उधर नहीं बोलते, पर यहाँ मैंने देखा बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ भी टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा, मतलब लिटरली कह रहे ना, अगर कुतुब मीनार पे चढ़ के चिल्लाना पड़े वो भी चलाऊं, ठीक है, ठीक है, जैसा चल रहा है। बट गवर्नमेंट को भी पता कब क्या करना है। हमेशा
एक्शन तब होता है जब आंखें उस पर कम, जब कम लोगों की नजर उस पर। यहां भी वही चल रहा सर। नेक्स्ट। जय सिया राम, वंदे मातरम। आज भाई मेरा फुल स्क्रीन मोड चल रहा है, वेरी हैप्पी। इस सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं पता, कभी चलता कभी नहीं चलता। ये भी मुझे लगता है, आप पता नहीं है, चीनी मेरे लैपटॉप में भी हैक कर रहे हैं। जय विजय जी, नमस्कार। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम मिली जी, नमस्कार। नमस्कार, हर हर महादेव। तो भाइयों बहनों, हमारा आज का जो अधिवेशन इसके साथ समाप्त हो रहा है। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, जरूरी है। और भारत विचार को सपोर्ट करना ना भूलिएगा, वो भी बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना है चैनल। तो इसी के साथ मैं आपसे आगे लूंगा, और अभी के लिए, आज के लिए यही कहूंगा कि जरा इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइबर बढ़वाइए और आगे बढ़ने में मदद कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।